प्यारे विद्यार्थियों, हम मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत अपने पिछली क्लास में मार्क्सवाद विचारधारा क्या है, मार्क्सवाद क्या है, उस पर चर्चा की और मार्क्सवाद के सिद्धांतों को अपन लेकर आगे चल रहे थे, जिसके तहत अपन दो सिद्धांतों पर बात कर ली थी। ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसको अपन पिछली क्लास है, और उससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इन दोनों पर चर्चा की थी। आज की जो अपनी क्लास है वो मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर ही है, और वो मार्क्सवाद का सिद्धांत है वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर आज की अपनी क्लास रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पिछली जो क्लास थी उसमें अपने ये देखी थी कि मार्क्स ने इतिहास के माध्यम से वर्तमान की व्यवस्था या जो भी वर्ग संघर्ष की जो बात थी, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत मार्क्स ने दिया था उसमें मार्क्स ने विशेष तौर से वर्ग संघर्ष की बात की थी। वहां पे अपन ने जो 6 अवस्थाएं पढ़ी थी उनमें आदिम साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर के दास युग, सामंत युग, पूंजीवादी व्यवस्था, इनमें तीनों में जो एक कॉमन बात अपन देखी थी वो ये थी कि दो वर्ग थे और उन दोनों के मध्य हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो आज की क्लास में ये पढ़ेंगे वो वर्ग संघर्ष क्या है और वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है और मार्क्स इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है। तो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी जो घोषणा पत्र था, उस साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने एक मुख्य बात कही थी, और वो मार्क्स ने ये बात कही कि अब तक के जो सामाजिक जीवन है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इसका जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवादी जो घोषणा पत्र था, उस साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने ये कहा कि अब तक का जो सामाजिक व्यवस्था है, अब तक का जो सामाजिक जीवन है, इसका जो इतिहास है ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी साफ साफ ये स्पष्ट हो रहा है कि हमेशा इतिहास के किसी भी पेज बोल्ड के आप देख लो, हमेशा वर्ग संघर्ष ही आपको मिला है। और वो दो वर्ग है, मार्क्स कह रहा है, एक वर्ग है जो धनवान वर्ग है और दूसरा वर्ग है वो निर्धन वर्ग है, यानी हैव्स एंड नॉट हैव्स, धनवान और निर्धन वर्ग, जिसके पास में जो है उत्पन्न के संसाधन या आर्थिक ताकत जिसके पास में है वो धनवान वर्ग था, और दूसरा शोषक वर्ग नहीं है, सॉरी वर्गहीन या जिसको अपन कहेंगे निर्धन वर्ग। तो ये जो हमेशा था वो हमेशा रहा है। तो मार्क्स एक ही चीज ये कराए, एक तो मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में ये कहा, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसमें मार्क्स ने कहा अब तक का इतिहास, अब तक का या अब तक के सामाजिक जीवन या व्यवस्था का इतिहास कैसा रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास, वर्ग संघर्ष का। ये मार्क्स ने कम्युनिस्ट में साम्यवादी घोषणा पत्र में बात की, वर्ग संघर्ष का इतिहास, वर्ग संघर्ष का रहा है ये बात। अब देखो मार्क्स ने क्या कहा है, अब ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है, ये मार्क्स ने अभी तक दो वर्ग रहे हैं अब तक के, कब कोई भी इतिहास देख लो तो एक था धनवान वर्ग और दूसरा जो वर्ग था वो वर्ग कौन सा था, निर्धन। ये मार्क्स, सीधी सी बात। अब जो ये धनवान वर्ग है इसके पास में सब संसाधन है, ये जो वर्ग है, इन वर्ग जो भी धनवान वर्ग है, तो ये जो वर्ग है, इन वर्ग का जो आधार था, मार्क्स कह रहा है ये जो वर्ग है इनका आधार है वो आर्थिक है। इनका आधार क्या है, आर्थिक है। ये प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना है, इन वर्गों का आधार है आर्थिक। अब मार्क्स कह रहा है धनवान वर्ग है तो उसके पास में आर्थिक ताकत थी, आर्थिक तत्व थे, इन उत्पादन के साधनों पर सब नियंत्रण इनका था, ये हो गया धनवान। ये था जिसके पास में आर्थिक तत्व नहीं था, ये निर्धन थे, ये इसके अधीन काम करते थे। तो मार्क्स कह रहा है ये आज तक का जो भी इतिहास है इसको देख लेंगे तो ये हमेशा दो वर्ग रहे हैं। एक बात हुई है। अब देखो, अब आपको यहाँ ये दिख रहा है, अब यहाँ जो ये वर्ग संघर्ष है, तो आखिर ये वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या है, वर्ग संघर्ष, वर्ग और दूसरा शब्द है संघर्ष। तो इस वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या है, एक चीज तो ये होगी अपने के लिए या पहली चीज, और दूसरी देखो
वर्ग संघर्ष का अर्थ, वर्ग संघर्ष का अर्थ। मार्क्स या वर्ग किसको मानता है, वर्ग क्या है, संघर्ष क्या है। तो यहाँ जो मार्क्स है वो मार्क्स वर्ग किसको मानता है, वर्ग का मतलब क्या होता है। मार्क्स ये मानता है कि ये वर्ग है, वर्ग व्यक्तियों के ऐसे समूह को मार्क्स ने वर्ग कहा है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं और उनका एक सामूहिक हित है। यानी मार्क्स ऐसे व्यक्तियों के समूह को वर्ग मानता है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं और उनका एक सामूहिक हित है, उसको कहते हैं वर्ग, उसको मानते हैं वर्ग। यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह, ये मार्क्स कह रहा है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विशेष उत्पादन प्रणाली से जुड़ा है और उसका कैसा हित है, और उनका सामूहिक हित हो। इसको मार्क्स ने क्या कहा है, वर्ग कहा है। और संघर्ष, दूसरा शब्द है संघर्ष। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ संघर्ष का मतलब ऐसा नहीं प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, हथियार से युद्ध लड़ाई हो रही, या ये संघर्ष का मतलब ये नहीं हुआ। या संघर्ष का मतलब हुआ जो विरोधी वर्ग है उसके प्रति असंतोष या उसके प्रति असहयोग की जो भावना है वो हो गया संघर्ष, यानी असहयोग या उसके प्रति असंतोष। ये असहयोग और असंतोष है, ये मतलब संघर्ष माना जाता है। तो देखो यहाँ आपने देखा था कि हमेशा वर्ग रहे, उसका आधार था आर्थिक, जिसके पास में आर्थिक ताकत थी वो धनवान वर्ग, जिसके पास में आर्थिक ताकत नहीं थी वो निर्धन। अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, वर्ग संघर्ष क्या है। तो वर्ग संघर्ष मार्क्स ने व्यक्तियों के ऐसे समूह को वर्ग माना है जो विशेष उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हैं और उनका अपना एक सामूहिक हित हो। फिर अपना आगे बढ़ते हैं, संघर्ष या संघर्ष का मतलब कोई युद्ध या लड़ाई नहीं है, या संघर्ष का मतलब हुआ असहयोग या असंतोष। ये होगी बात। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन देखते हैं ये जो वर्ग, क्योंकि अपने जो पिछले ऐतिहासिक भौतिकवाद में पढ़ा था कि मार्क्स कह रहा है जो 6 अवस्था थी उसमें से 3 अवस्थाएं गुजर चुकी है, जो चौथी या वर्तमान की जो अवस्था उसको मार्क्स ने नाम दिया था पूंजीपति वर्ग। तो मार्क्स कह रहा है ये जो वर्तमान में जो पूंजीपति व्यवस्था है इसमें ये जो वर्ग है, ये जो भी वर्ग है, जितनी भी अवस्था में जो भी वर्ग हुए वो एक दूसरे पर आश्रित है, दोनों का आपसी हित है, वर्गों का आपसी, ये देखो आपसी हित भी है लेकिन आपस में विरोध भी है, यानी एक दूसरे के सिवाय अस्तित्व नहीं रह सकता लेकिन एक दूसरे के साथ में भी नहीं रह सकते, ये विरोध हो रहा है। तो मार्क्स इस वर्ग संघर्ष में ये कह रहा है कि ये जो दो वर्ग हमेशा इतिहास में रहे थे उन दोनों वर्गों में एक दूसरे के पूरे आश्रित है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग की जरूरत है। और वर्तमान में मार्क्स कह रहा है जो ये पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग है, तो मार्क्स कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग है उस पूंजीपति वर्ग को मजदूरों की आवश्यकता है और मजदूरों को अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए किसकी आवश्यकता है, पूंजीवाद की, पूंजीपतियों की। तो है तो विरोधी लेकिन एक दूसरे पर आश्रित है। अब विरोधी इसलिए है क्योंकि इनके हित विरोधी है। मजदूर जो वर्ग है संगठित होकर के अधिक से अधिक अपनी मेहनताना अपनी मजदूरी बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति या पूंजीवादी ये मानते हैं कि मजदूरों को कम से कम काम अधिक से लें, पैसे कम दें, तो वो पैसे कम खर्च करना चाहते हैं। कौन? पूंजीवादी। तो पूंजीवादी है वो अपना हित बढ़ाना चाहते हैं, मजदूर अपना हित बढ़ाना चाहते हैं, मजदूर चाहते हैं कि हमारी मजदूरी बढ़े, पूंजीवादी या पूंजीपति ये चाहते हैं कि मजदूरों को कम मजदूरी दें। तो ये इनके जो हित है वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। और विरोधी होने के बाद में इनके मध्य टकराव होता है और टकराव से दो परिणति होती है, या तो फिर जो शोषक वर्ग या जो संघर्षशील वर्ग है वो समाप्त हो जाता है या फिर क्रांति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन आता है। तो देख रहे हैं क्या है कि मार्क्स कह रहा है ये जो वर्ग है एक दूसरे पर आश्रित है, यानी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों है? अब पूंजीपति है, पूंजीपति फैक्ट्रियां लगा कर बैठ जाए लेकिन मजदूर नहीं है तो काम कौन करेगा, तो उनका काम नहीं चलेगा। अब या फिर मजदूर है वो फैक्ट्री में या काम करना बंद कर ले तो फिर वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। कहने का मतलब एक को दूसरे की जरूरत तो है लेकिन वो है एक दूसरे के विरोध।
मार्क्स कह रहा है ये जो वर्ग है, जो भी वर्ग रहे हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, आश्रित क्यों है? जैसे ये पूंजीपति, ये पूंजीपति है, पूंजीपतियों किसकी आवश्यकता है? मजदूरों की आवश्यकता, मजदूरों की आवश्यकता। अब जो मजदूर है, मजदूरों को काम की जरूरत होती है, मजदूरों को किसकी आवश्यकता है? काम की, पूंजीपति की आवश्यकता। अब ये विरोधी कैसे हो गए? विरोधी दोनों, विरोधी कैसे? दोनों अपने अपने हित की बात करते हैं, दोनों अपने अपने हित की बात करते हैं। पूरा लिखना संभव नहीं है, समझ लो आप। दोनों अपने हित की बात करते हैं, कैसे करते हैं? पूंजीपति वर्ग अधिक से अधिक क्या करना चाहता है? धन कमाना चाहता है, इसलिए वो मजदूर को कम वेतन देने की कोशिश करता है। मजदूर वर्ग वो संगठित होकर के अधिक से अधिक वेतन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये आपस में विरोधी हो गई। इस विरोध के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? टकराव। इस विरोध के बाद क्या होता है? टकराव। और टकराव के बाद होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। और परिवर्तन होता है दो टाइप से हो सकता है, यानी इसका परिणाम दो निकलता है। या तो जो संघर्षशील वर्ग है, या तो संघर्षशील वर्ग है वो क्या हो जाता है? समाप्त। और या फिर क्रांति के माध्यम से परिवर्तन। देखो विद्यार्थियों, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। विरोधी तत्व एक दूसरे के हित को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए विरोधी हो गए। फिर टकराव होता है, फिर परिवर्तन होता है। दो हो सकता है, या तो संघर्षशील वर्ग समाप्त हो जाएगा या फिर परिवर्तन आ जाएगा। अब मार्क्स क्या कह रहा है? इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स ये कह रहे हैं, आगे अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें मार्क्स ये कहते हैं कि वर्तमान में जो पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग है, जो शोषक और शोषित वर्ग है, अब जो पूंजीपति वर्ग है उस पूंजीपति वर्ग में वर्ग संघर्ष आता कैसे? पूंजीपति वर्ग है उनके विरुद्ध जो भी मजदूर वर्ग वो किस प्रकार से संगठित होते हैं, उसमें भावना कहां से आती है, ये संघर्ष उत्पन्न कैसे होता है? तो वर्तमान जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में ये संघर्ष है, ये संघर्ष उत्पन्न कैसे होता है, ये बात है। अब याद रखते हैं। तो वर्तमान में मार्क्स ये करें, पूंजीपति अधिक से अधिक पूंजी कमाना चाहते हैं, मजदूर अधिक से अधिक। अब यहाँ शुरुआत कैसे होती है? शुरू से मार्क्स ये कराया कि जैसे पूंजीपति है वो अपने लगातार यदि वो चाहते हैं कि हमारा साम्राज्य बढ़े, तो वो एक उद्योग धंधा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते वो अपने उद्योग धंधे को बढ़ाते हैं, अपनी फैक्ट्री को बढ़ाता है, अपने उद्योग धंधे अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है उद्योग धंधों का केंद्रीकरण हो जाता है। जैसे मान लो अपन देखो कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, अपन चीज देख रहे हैं वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष उत्पन्न कैसे होता है। तो मार्क्स अपन मान लेते हैं ये एक क्षेत्र है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक पूंजीपति ने ये फैक्ट्री लगाई, अब वो ये चाहता है कि मैं और अधिक पैसे लगाऊं, तो इसके पास और लगेगी, इसके पास और लगेगी, इस प्रकार से बहुत सारे पूंजीपति है वो इस प्रकार से थे। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये हो गया केंद्रीकरण, यानी जो उद्योग धंधों का केंद्रीकरण हो गया। यहाँ देखो उद्योगों का केंद्रीकरण। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। अब लोग जो गांवों से आते हैं, अब वो लोग गांव से आएंगे तो फिर वो बहुत सारे मजदूर आएंगे। अब यहाँ तो बहुत सारे मजदूर आएंगे तो ये मजदूर भी अपने आसपास में यहाँ रहना शुरू कर देंगे, ये फैक्ट्रियों के आसपास में यहाँ मजदूर रहने शुरू हो जाएंगे, मजदूरों का निवास। अब ये मजदूर रहने शुरू हो गए। पूंजीपतियों ने अपने अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए अपने उद्योग धंधों का विकास किया, बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए, तो उन उद्योग धंधे को एक जगह उन उद्योग धंधों का हो गया केंद्रीकरण। अब चूंकि प्यारे विद्यार्थियों मजदूर भी मजदूरी करने के लिए उद्योग धंधों में आते हैं, तो वो मजदूर भी उद्योग धंधों के आसपास में कहीं पर भी अपना निवास कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ उद्योग धंधों का केंद्रीकरण हो गया और यहाँ मजदूरों के निवास का केंद्रीकरण हो गया। अब होता क्या है, जब मजदूर दिन भर काम करने के बाद में रात को वापस घर आते हैं और अपने एक दूसरे के पास में यदि वो रहते हैं और वो एक दूसरे के अपने दुख को बांटते हैं, अपने संघर्ष की कहानी बताते हैं और उनके साथ में जो विरोध हो रहा है उसको किस प्रकार से, तो धीरे धीरे इन मजदूरों में जो
आसपास में रह रहे उसमें किसकी भावना जाएगी, चेतना जागृति। क्या होगा, चेतना या जागरूकता। इन मजदूरों में जागरूक हो जाए, क्योंकि मार्क्सवाद ने कहा है, मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवाद के समाप्ति या पूंजीवाद के विनाश के बीच पूंजीवाद में है। ये ध्यान रखना, मार्क्स ने ये माना है कि पूंजीवाद की समाप्ति के बीच पूंजीवाद में है। कैसे है वो यहाँ हम देख रहे हैं। यहाँ सब संगठित हो गए, उद्योग का केंद्रीकरण हो गया, मजदूर भी या केंद्रीकरण एक दूसरे साथ रह रहे हैं, फिर वो अपने आप में एक दूसरे से बातें करते हैं, शाम की समय के समय दुख को बांटते हैं, तो उसमें एक चेतना की जागृति होती है, उसमें जागरूकता की भावना आती है। वो चाहते हैं क्यों ना अपने संघर्ष के माध्यम से अपन क्या करें, आंदोलन करें। तो ये मतलब उनमें चेतना जागृत हो गई। पूंजीवाद नहीं, पूंजीवाद की समाप्ति के बीच है, और उससे ये चेतना की जागृति हो गई। और इस चेतना की जागृति के बाद में ये संगठित होकर के मार्क्स कह रहा है ये क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। और क्रांति के बाद में, जैसा कि अपना ऐतिहासिक भौतिकवाद में पढ़ा था, क्रांति के बाद में ये पूंजीवाद को समाप्त करते हैं, और पूंजीवाद समाप्त करने के बाद में एक नए वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना करते हैं। तो ये मार्क्सवाद का जो वर्ग संघर्ष का था इतिहास को, तो प्यारे विद्यार्थी एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। वर्ग संघर्ष क्या है, क्लास स्ट्रगल की थ्योरी क्या है। तो मार्क्स ये कहते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में ये कहा था कि अब तक का सामाजिक व्यवस्था, अब तक के सामाजिक जीवन का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक बात। दूसरा अपने यहाँ ये पढ़ा था, अब मार्क्स कह रहे हैं कि इतिहास में हमेशा जो भी वर्ग रहे हैं वो रहे हैं दो। कितने वर्ग रहे हैं, दो। एक वर्ग था धनवान वर्ग और दूसरा वर्ग था निर्धन वर्ग। अब तीसरी बात, मार्क्स कह रहे हैं इस वर्ग संघर्ष का जो आधार है वो क्या है, तो इस वर्गों का आधार क्या है बनने का, उन वर्गों के बनने का जो आधार है वो आर्थिक तत्व है। इस आर्थिक तत्वों की वजह से दो वर्ग बन जाते हैं। जिन वर्ग का आर्थिक तत्वों पर नियंत्रण रहता है वो हो जाता है धनवान वर्ग, दूसरा हो जाता है निर्धन वर्ग, वो इसके अधीन काम करता है। क्लियर बात। फिर अपन बात करें कि वर्ग संघर्ष होता क्या है, तो मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा ये दी है कि वर्ग उसको माना है व्यक्तियों के ऐसे समूह को मार्क्स ने वर्ग माना है जो किसी उत्पादन प्रणाली से जुड़े हुए हो और उसके साथ साथ उसका एक सामूहिक हेतु हो, उसको वर्ग माना है। और संघर्ष का मतलब ये हुआ वास्तविक लड़ाई न होगा कि विरोधी वर्ग के विरुद्ध असहयोग और असंतोष की भावना उसको वर्ग का है। फिर देखो, अब मार्क्स ये करें, ये जो वर्ग है, ठीक है, समाज में जो भी वर्ग बने थे वो वर्ग एक दूसरे पर आ सकते हैं। एक वर्ग का अस्तित्व दूसरे वर्ग के सिवाय नहीं रह सकता, इसलिए वर्ग है वो हमेशा आश्रित है। ठीक है, अब आश्रित क्यों है, तो मार्क्स ने कहा वर्तमान में जो दो वर्ग है पूंजीपति और मजदूर वर्ग, पूंजीपतियों को मजदूरों की आवश्यकता होती है फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए, और मजदूरों को अपने जीविका का निर्वाह करने के लिए काम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये एक दूसरे के आश्रित है। ये बात होगी। अब देखो, लेकिन आश्रित होते हुए भी ये विरोधी क्यों है, ये वर्ग एक दूसरे के विरोधी इस प्रकार से हो सकेंगे क्योंकि दोनों वर्ग है वो अपने अपने हित की बात करते हैं। मजदूर वर्ग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं और पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर को पैसे कम देना चाहते हैं और काम अधिक लेना चाहते हैं। तो इन दोनों के मध्य विरोध उत्पन्न हो जाता है और इस विरोध की वजह से टकराव आता है, और टकराव की परिणति या टकराव है वो परिवर्तन है, या इसका दो परिणाम निकलते हैं। या तो जो संघर्षशील वर्ग है वो एकदम समाप्त हो जाता है, या फिर वो संघर्षशील वर्ग उसकी जीत होती है, उस क्रांति में वो सफल हो जाते हैं और सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। ये दो हो सकता है। और मार्क्स ये कराया कि ये ऐसा होगा, क्रांति होगी, लेकिन परिणति कैसे भी हो सकती है, संघर्षशील वर्ग समाप्त हो सकता है और ये भी हो सकता है। मार्क्स मानता है ये समाप्त नहीं होंगे, क्रांति होगी। फिर मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष में कहा कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो ये देख लिया। तो मार्क्स ये कराए कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वो अपने धन को अधिक बढ़ाने के लिए अपने उद्योग धंधों का विकास करते हैं, बहुत सारे उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, जिससे एक जगह पर उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है। और उसके साथ साथ में बाहर से आए हुए मजदूर जो भी है वो भी उस उद्योग धंधों के आसपास में संगठित रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनमें वार्तालाप होता है, उनकी कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं, संघर्ष की कहानी सुनाते हैं, और उसमें चेतना की जागृति होती है, जागरूकता आती है और वो अपने आप में संगठित होते हैं। और संगठित होने के बाद में वो करते हैं क्रांति, और क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद को समाप्त करते हैं। और पूंजीवाद को समाप्त करने के बाद में क्या करेंगे, मार्क्स कह रहा है कि वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना होगी, यानी वास्तविक साम्यवाद की स्थापना होगी। तो यही प्यारे विद्यार्थियों मार्क्स का वर्ग संघर्ष का इतिहास था। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है हो तो आप कमेंट करें,
उसका समाधान आपको अगली क्लास मिलेगा। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन मार्क्स के जो चौथा सिद्धांत है उस पर अपन सिद्धांत चर्चा करेंगे, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो आज की क्लास में इतना ही।